हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोहका न्योरा से एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस लॉज के फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 फैमा से एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इसके पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये पढ़ा था और रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फैमा इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या लिखा है देखते हैं। अंडर द एक्ट नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन एक्वायर, होल्ड, ओन, पोसेसेस और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज। इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि भारत का निवासी हो, वो इस फॉरेन एक्सचेंज को रख ले या अपना उसमें ओनरशिप जताए या उसमें मालिकाना जताए या किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र कर ले। फॉरेन एक्सचेंज को है या फॉरेन सिक्योरिटी जो विदेशी मुद्रा है या विदेशी बंधक है या किसी भी प्रकार की और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया या किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बाहर स्थित हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, सेक्शन 5 के अंतर्गत है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, मतलब इसका मतलब सेक्शन 5 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एनी पर्सन में सेल, ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पर्सन। कोई भी व्यक्ति जो है वो या तो बेचेगा या फॉरेन एक्सचेंज को निकालेगा अपने से टू एंड फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पर्सन, किसी एक अधिकृत व्यक्ति के द्वारा। इफ सच सेल और ड्रॉल अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अगर ये कोई सेल है या विड्रॉल जो हो रहा है यहाँ पर निकालने का जो काम हो रहा है वो कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा तभी। फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू फ्रेम एंड इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे नए नए रूल बनाती है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी, बहुत सारी मनाही भी इसमें है। रीजनेबल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो मनाही इस पे है फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक, जिसके जो कि रिजर्व बैंक के कंसल्ट में आके होने वाला है। फोर्थ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट परमिट्स एनी पर्सन टू सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम अ कैपिटल अकाउंट, जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे करंट अकाउंट में। और यहाँ पर भी वही सेम है। सेक्शन 6 है, बस थोड़ा सा चेंज है। सेक्शन सी ने ये परमिट किया, ये अलाउ किया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर सकता है, बेच सकता है या निकाल सकता है टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन, एक ऑथराइज्ड पर्सन अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा या उनके थ्रू, फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के थ्रू होगा। जैसे उसमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के थ्रू होने की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के थ्रू होने की पॉसिबिलिटी है। फर्दर अ पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया में होल्ड, ओन, ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट इन द फॉरेन करेंसी। जो पर्सन भारत में रहते हैं या भारत के बाहर रहते हैं वो लोग ये शेयर्स को ले सकते हैं, खुद ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी और विनियोग भी कर सकते हैं फॉरेन करेंसी के रूप में। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो व्यक्ति है या तो वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, वो फॉरेन एक्सचेंज को ओन अपने खुद पे रख सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है या कहीं पे विनियोग कर सकता है फॉरेन करेंसी के रूप में या फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया से बाहर स्थित हो। इफ़ सच करेंसी सिक्योरिटी, अगर वो करेंसी या वो सिक्योरिटी या वो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई हो
हेल्ड की गई हो, ली गई हो या किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसका मालिकाना हो। व्हेन ही वॉज रेसिडेंट आउटसाइड और इन इंडिया रेस्पेक्टिवली, या तो वो इंडिया के बाहर रह रहा हो या इंडिया में रह रहा हो, दोनों में ये नियम लागू होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5th पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन 7। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो माल है और जो सेवाएं हैं उनका किस प्रकार से यहाँ पर निर्यात किया जाएगा। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फर्निश टू द रिजर्व बैंक और टू सच अथॉरिटी और डिक्लेरेशन containing the true and correct material particulars in relation to payment for such goods or services। सेक्शन 7 इस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत हम बोल सकते हैं कि सारे एक्सपोर्टर जिनके गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे वो फर्निश करेगा रिजर्व बैंक के लिए और सच अदर अथॉरिटी या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी होगी वहाँ पर जो डिक्लेयर करेगी ये चीज़, कंटेनिंग द ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स, जिसमें एक सही और एक सच्चा और एक करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स होगा इन रिलेशन टू पेमेंट फॉर सच गुड्स और सर्विसेज, जिसमें इस गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट को लेकर सारे मटेरियल होंगे, जैसे कि डॉकेट है, इनवॉइस है, बिल्स है, जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम लगते हैं, और फॉरेन करेंसी है, फॉरेन सिक्योरिटी है, ये सारा चीज़ इसमें होना चाहिए। 6th पॉइंट है रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 8। किस प्रकार से अब इसको रियलाइज़ किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज को। हमने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर दिया, वो हमको दूसरे फॉर्म में मिला, अब हमको अगर उस पैसे को अपनी कंट्री में चलाना है तो हमको उस करेंसी को उस डॉलर को अपने इंडियन करेंसी में चेंज करना होगा। तो किस प्रकार से करना होगा। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स any person resident in India to whom the foreign exchange is due or has accrued to take all the reasonable steps to realize and repatriate to India। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेक्शन 8 है एक्ट का, सेक्शन 8 इस एक्ट के अंतर्गत वो ये बताता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का निवासी हो वो फॉरेन एक्सचेंज को किस प्रकार से ड्यू करेगा या किस प्रकार से एक्रूट करेगा। जो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज है उनके रीजनेबल स्टेप्स बताता है कि किस प्रकार से उसको हमको लेना है, हमको ग्रैस्प करना है और साथ ही साथ इंडिया में अपने वापस करना है और उसको अपने करेंसी के फॉर्म में यूज़ करना है। सच फॉरेन एक्सचेंज विद इन अ पीरियड, और उस दिए गए टाइम लिमिट में एंड मैनर, और जिस प्रकार से वो प्रोसेस बताया जा रहा है उस पर एज स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा स्पेसिफाइड कराया जा रहा है। फिर है 7th एग्जेम्पशंस फ्रॉम होल्डिंग, रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन इन सर्टेन केसेस। किसी भी प्रकार के एग्जेम्पशंस, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के एग्जेम्पशंस होते हैं, या तो होल्डिंग करने के लिए या रियलाइजेशन करने के लिए या फिर रिपाट्रिएशन करने के लिए। अब ये प्रोसेस तो करना है, लेकिन उसमें कुछ छूट है, तो क्या क्या छूट है ये हमको देखना है। पहले इसमें जो दिया है हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पोसेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स बाय एनी पर्सन अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। उस फॉरेन करेंसी या उन फॉरेन कॉइन्स को लेना उस व्यक्तियों के द्वारा एक सर्टेन लिमिट तक, एक ऐसे लिमिट तक जितना कि रिजर्व बैंक जो है वो स्पेसिफाई करता है। फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू द लिमिट अप टू विच द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। जो फॉरेन करेंसी है उसको लिया जाएगा या ऑपरेट किया जाएगा उन व्यक्तियों के द्वारा या उन बहुत सारे व्यक्तियों के क्लास के द्वारा, टू द लिमिट, उस लिमिट में जितना कि रिजर्व बैंक उनको स्पेसिफाई करता है। थैंक यू। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब आगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के एक दो टॉपिक और हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।